क्या हो रहा है गोल्ड लेंडर्स के स्टॉक्स में, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। तो बात हमें यहाँ पर करनी होगी आईआईएफएल फाइनेंस के बारे में। शायद आप अब तक अवेयर होंगे अबाउट द आरबीआई सर्कुलर अबाउट आईआईएफएल फाइनेंस, लेकिन इसका इम्पैक्ट न सिर्फ आईआईएफएल फाइनेंस के स्टॉक पर पड़ा है, लेकिन बाकी जो लेंडर्स है, गोल्ड लेंडर्स जो है स्पेसिफिकली, उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ रही है। तो क्या था ये सर्कुलर, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स बताए गए आरबीआई के द्वारा अबाउट आईआईएफएल फाइनेंस, एंड क्यों मुथूट फाइनेंस एंड मनप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स आज इतने ऊपर हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में क्या कहा है। तो आरबीआई ने अपने सर्कुलर में ये वर्ड्स यूज़ किए हैं कि वो गोल्ड लोन्स का जो बिजनेस है आईआईएफएल फाइनेंस का, उसको इमीडिएटली नए जो लोन्स है वो देने से मना कर रही है। नए गोल्ड लोन्स देने के लिए आरबीआई ने यहाँ पर जो है वो रोक लगाई है ऑन आईआईएफएल फाइनेंस। लेकिन कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है उसको सर्विस करना अभी भी चालू रख सकती है, यानी कलेक्शन एंड रिकवरी की जो प्रोसेस है फॉर देयर करंट लोन पोर्टफोलियो, तो वो जारी रह सकती है। लेकिन यहाँ से आगे अब तक टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया है आरबीआई ने, लेकिन एज ऑफ नाउ विथ इमीडिएट इफेक्ट द कंपनी कैन नॉट डिसबर्स गोल्ड लोन्स। ये एक उन्होंने सबसे पहले अपने पैराग्राफ में ये बात बताई। आगे चल के उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस क्यों लाए हैं, क्यों ये बैन लगाया गया है ऑन दी कंपनी, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है कि क्या क्या ऐसे रीजंस थे, क्या क्या ऐसे वायलेशंस थे जिसको लेकर आरबीआई ने ये सर्कुलर मेंशन किया है। तो पिछले महीने में हमने देखा ऑलरेडी पेटीएम के साथ आरबीआई ने दे केम अप विद अ वेरी हार्श रेगुलेशन ऑन देम। लेकिन ये हार्श रेगुलेशंस की भी एक वजह है, आरबीआई ने क्लियरली यहाँ पर बताया है, इवन इन दिस केस, इवन विद आईआईएफएल फाइनेंस, की उन्होंने कंपनी की जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको कुछ वायलेशंस जो थे वो कम्युनिकेट किए थे, एंड ये जो डेफिशिएंसीज है उसके करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए उन्होंने उनको बताया था। लेकिन बिकॉज जो भी एक्शंस उन्होंने बताए थे उस पर कोई एक्शन नहीं ली गई फ्रॉम द एंड ऑफ द मैनेजमेंट, इसी वजह से उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो क्या क्या वायलेशंस थे, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स दिखे उनको आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन्स के बिजनेस में, जिस वजह से उन्होंने ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। तो 5 ऐसे वायलेशंस थे जो आरबीआई ने मेंशन किए हैं ऑन अ ब्लैंकेट बेसिस। इसके अलावा भी कुछ रेगुलेशंस थे जो उन्होंने अबाइड बाय नहीं किए, लेकिन 5 मेन जो वायलेशंस थे वो उन्होंने मेंशन किए। तो सबसे पहला वायलेशन उन्होंने ये बताया है कि जो सर्टिफाइंग जो सर्टिफाई करना होता है आपको कि गोल्ड कितना प्योर है एंड उसका वेट क्या है, तो उसमें बहुत डेविएशंस दिखे एट द टाइम ऑफ लेंडिंग एंड एट द टाइम ऑफ ऑक्शन। तो नेट वेट ऑफ द गोल्ड, इसमें भी डेविएशंस दिखे गए हैं, यानी जब लेंडिंग की गई किसी भी कस्टमर को तब वेट अलग था, लेकिन उस लेंडिंग के अगेंस्ट जब कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है तो गोल्ड लोन्स के केस में ऑक्शन होता है, ऑक्शन का एक मार्केट होता है। तो वहां पर आप जो कोलैटरल है उसको ऑक्शन कर सकते हो एंड यू कैन गेट इमीडिएट पेमेंट फॉर योर असेट। तो उस ऑक्शन में एंड जो लेंडिंग किया था उस गोल्ड में वेट में डिफरेंस देखा गया था। सो दैट्स अ बिग वायलेशन दैट द आरबीआई हैज सेड कि उनको उनके ऑडिट के टाइम पर दिखा था। द सेकंड वायलेशन दे हैव टॉक्ड अबाउट इज ब्रीचेस इन द लोन टू वैल्यू रेशियो। तो एलटीवी रेशियो जो है, जो किसी भी गोल्ड लेंडर के लिए ट्रैक करना बहुत जरूरी है, तो उसमें भी कुछ ब्रीचेस देखे गए। अब तक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आरबीआई ने कि किस तरह के ब्रीचेस थे, लेकिन अगर हम स्टैट्यूटरी लिमिट की बात करें तो 75% स्टैट्यूटरी लिमिट होती है फॉर एलटीवी, यानी अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड रख रहे हो तो उस केस में ऑन एन एवरेज द हाईएस्ट मनी दैट कैन बी लेंट टू यू एज अ कस्टमर विल बी 75% ऑफ दैट, यानी 75,000 रुपीज। इससे होता यह है कि लेंडर जो है वो अपने तरफ से सिक्योर रहता है। अगर गोल्ड प्राइसेस में करेक्शन आया तो ऐसा ना हो कि असेट जो प्राइस है, गोल्ड की जो प्राइस है, यानी जो लेंडर है जितने पैसे रिकवर कर पाएगा बाय सेलिंग दैट गोल्ड, वो लोन की वैल्यू से कम ना हो जाए, इसलिए ये एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी आरबीआई ने मैंडेट किया है। तो उसमें कुछ ब्रीचेस देखे गए, ये भी आरबीआई का कहना है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट डिसबर्सल एंड कलेक्शन ऑफ लोन अमाउंट इन कैश। तो कैश में डिसबर्समेंट हुई, कैश में कलेक्शन हुआ ऑफ अमाउंट दैट इज मोर देन द स्टैट्यूटरी लिमिट, तो ये भी एक थर्ड वायलेशन उन्होंने बताया। फोर्थ वायलेशन दैट दे हैव सेड इज कि द कंपनी डिड नॉट कंप्लाई विद स्टैंडर्ड ऑक्शन प्रोसेस। तो ऑक्शन की एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, जब भी कोई लेंडर डिफॉल्ट करता है तो उसका एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, तो वो भी फॉलो यहाँ पर नहीं किया गया। एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन चार्जेस लेविड टू कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को कुछ ऐसे चार्जेस लेवी किए गए जो अब तक ट्रांसपेरेंट नहीं थे कि किस चीज़ के लिए एक्चुअली वो चार्जेस लेवी किए गए हैं टू द कस्टमर्स, वो कंपनी ने क्लियरली
डॉक्यूमेंट नहीं किया, कंपनी ने क्लियरली नहीं बताया। इसके अलावा भी कुछ वायलेशंस थे जिनको देखते हुए ऑलरेडी आरबीआई ने वार्निंग्स दी थी कंपनी को, एंड बिकॉज दे वर नॉट अबाइडेड बाय, इसलिए आरबीआई ने इनके नए डिसबर्समेंट्स पर रोक लग दी। एंड ऑब्वियसली इस वजह से कंपनी का स्टॉक जो है वो 20% यानी लोअर सर्किट में आज लॉक हो चुका है। तो 20% से इम्पैक्ट होने जैसा क्या है, क्यों आईआईएफएल फाइनेंस को ये इतना बड़ा जो वेल्थ इरोजन है वो एक ही दिन में देखना पड़ा? तो यू कैन सी कि उनका जो Q3 प्रेजेंटेशन है उसी में आप देख सकते हो कि गोल्ड लोन जो है वो उनके टोटल मिक्स का 32% है, यानी जितने भी लेंडिंग कंपनी करती है उसका 32% गोल्ड लोन है। सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल असेट बुक। 1/3 ऑफ देयर असेट बुक इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड लोन्स। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो ग्रो भी सबसे ज्यादा तेज कर रहा है। यू विल सी इन देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन 35% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस गोल्ड लोन के AUM में देखी गई है। इससे ज्यादा उनकी ग्रोथ है डिजिटल लोन एंड माइक्रो फाइनेंस में, लेकिन वहां पर जो बेस है वो भी अभी भी काफी छोटा है। असेट बेस ऑलरेडी गोल्ड लोन में ज्यादा है एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस इवन ऑन अ हाई असेट बेस। अगर हम उनका पोर्टफोलियो यील्ड भी देखें कि गोल्ड लोन्स पर उनका एवरेज यील्ड कितना है, यानी लगभग कितना परसेंट इज द इनकम दैट दे आर अर्निंग ऑन देयर गोल्ड लोन्स दैट दे आर डिसबर्सिंग, तो 19% का गोल्ड लोन का उनका पोर्टफोलियो यील्ड है। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड पोर्टफोलियो यील्ड। इनफैक्ट इट इज मोर देन द लाइक्स ऑफ मुथूट फाइनेंस। क्वार्टरली डिसबर्समेंट्स अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली दे आर मोर देन अराउंड 7,000 to 8,000 crore rupees एटलीस्ट। Q4 of FY23 में these were 11,000 to 45 crores in a single quarter। तो डिसबर्समेंट्स भी काफी स्ट्रांग है। ग्रॉस एनपीए इसमें ऑलरेडी गोल्ड लोन बिजनेस में जनरली एनपीएस कम ही होते हैं बिकॉज काफ़ी सिक्योर लेंडिंग बुक होती है आपकी। तो इस केस में 0.8% उनका ग्रॉस एनपीए भी रहा था। एंड ऑन बोर्डिंग एवरेज टिकट साइज भी है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। 9 months ऑफ FY24 के लिए दिस वॉज 73.7, यानी 73,000 रुपीज उनकी एवरेज टिकट साइज इसके लिए थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि किस तरह से ग्रोथ था गोल्ड पोर्टफोलियो में, किस तरह की डिसबर्समेंट नंबर्स थे, किस तरह का पोर्टफोलियो यील्ड था कंपनी को, ग्रॉस एनपीएस भी काफी होल्ड में थे, तो एक अच्छे असेट बुक के लिए जो भी चीजें लगनी चाहिए वो सारी कंपनी के पास यहां पर थी। एंड ऐसी डिवीजन में अगर इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट कंपनी ना कर पाए तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा हिट होता है। एंड दैट इज व्हाई द स्टॉक ऑफ आईआईएफएल फाइनेंस टुडे इज डाउन बाय 20%। लेकिन ये स्टॉक 20% डाउन होने से मुथूट फाइनेंस एंड मनप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स आर अप बाय 3-4%। इनफैक्ट जब मार्केट शुरू हुए तब मुथूट वाज अप बाय ऑलमोस्ट 10%। तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये हमें देखने के लिए उनका जो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है कि कितना लेंडिंग, कितना डिसबर्समेंट ये तीनों प्लेयर्स बेसिकली कर रहे हैं इस मार्केट में, वो देखना जरूरी है। ऑब्वियसली ऐसे सर्कुलर्स जब आते हैं तब जब किसी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता है तो बहुत सारे बाकी कंपनीज का जो उनके कॉम्पिटिटर्स है उनका बहुत बड़ा फायदा होता है। सो दैट इज फंडामेंटल रीजन व्हाई मुथूट एंड मनप्पुरम हैव डन वेल। बट इस टेबल में आप देख सकते हो कि कैसे इनके लोन बिजनेस का CAGR रहा है। नाउ इफ यू सी FY20 to FY23 आईआईएफएल फाइनेंस का लोन बुक का जो लोन की एसेट बुक है उसका CAGR was 31.5%. They have grown at a very fast pace. Obviously low base effect भी यहाँ पर अकाउंट फॉर करना चाहिए। बट इफ यू सी उनका जो FY23 के एंड में गोल्ड लोन का एसेट बुक था दैट वाज एट 20,733 crores which is a very big number. इनफैक्ट मनप्पुरम से ज्यादा उनका गोल्ड का एसेट बुक ऑलरेडी हो गया था एट द एंड ऑफ FY23। Now Q3 of FY24 तक इनका अगेन गोल्ड लोन का एसेट बुक हैज ग्रोन वेरी वेल। इट इज नाउ अप टू 24,692। तो ये 9 months में, यानी 9 months ऑफ FY24 में नेट एसेट बुक कितना बड़ा है, तो वो अगर हम देखने जाए तो 7,300 से मुथूट फाइनेंस का बड़ा था। बट सेकंड नंबर पर यहाँ पर आईआईएफएल फाइनेंस आता है जिनका जो लोन बुक है गोल्ड लोन बुक है दैट हैज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 4,000 crore रुपीज। सो जो लोन बुक है इसमें दैट अकाउंट्स फॉर डिसबर्समेंट्स एंड कलेक्शन एज वेल, दोनों का जो नेट इंक्रीज होता है दैट अकाउंट्स फॉर द इंक्रीज इन AUM। सो यू कैन सी कि कितना सिग्निफिकेंट प्लेयर था आईआईएफएल फाइनेंस अमंग दी NBFCs दैट आर डूइंग द गोल्ड लेंडिंग। इसके अलावा बाकी भी बैंक्स भी गोल्ड लेंडिंग करते हैं। इफ यू सी सम ऑफ द बैंक्स लाइक CSB बैंक, it is also up by more than 5% as of now when I'm making this video. Capri Global करके एक छोटी NBFC है which is also into gold loans, so they are also up by I think 15-20% at the time of making this video. So बहुत सारे जो कंपनीज है जिनका गोल्ड लोन बेस्ड एक्सपोजर है तो उनके लिए ये थोड़ी सी अच्छी खबर है बिकॉज एक प्लेयर जो कंसिस्टेंटली इतने ज़्यादा AUM अपने बढ़ा रहा था, इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था, उसके लिए RBI ने इंक्रीमेंटल गोल्ड लेंडिंग बंद कर दिया है।
सो दैट वाज इट, दैट वाज दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड कि क्या इम्पैक्ट है, क्या एग्जैक्ट रिस्ट्रिक्शंस है, क्या वायोलेशंस कंपनी ने किए। ये सब मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छे से जानने मिले होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। investindia.in को विजिट करना मत भूलिए, बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।